तो अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 395 के बारे में, प्रतिकर देने का आदेश। जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके मृत्यु दंडादेश भी है देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोग अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए। पॉइंट बी, किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है। पॉइंट सी, उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषित किया जाता है, उन व्यक्ति को जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडाधीश व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अधीन हकदार है, प्रतिकर देने में किया जाए। पॉइंट डी, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी, दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग या छल भी है या चुराई संपत्ति को उस दशा में जब वह यह जानता है या उसको यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराई हुई है बेईमानी से प्राप्त करने या रखने के लिए या उसके व्यवहार में स्वेच्छा सहायता करने के लिए दोषित किया जाए, तब ऐसी संपत्ति के सद्भावपूर्वक क्रेता को ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाने की दशा में उसकी हानि के लिए प्रतिकर देने में किया जाए। सेक्शन 395 कहता है कि अदालत को यह अधिकार देती है कि जब वह अपराधी पर लगाए जुर्माने या अलग से तय की गई राशि का इस्तेमाल पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित परिवार के नुकसान की भरपाई के लिए कर सके। तो इसका क्लोज वन कहता है कि जब कोर्ट अपराधी पर जुर्माना लगाती है, चाहे वह सजा जेल या फांसी के साथ जुर्माना हो या केवल जुर्माना हो, तो वसूले गए जुर्माने की रकम का इस्तेमाल 4 जगहों पर करने का आदेश दे सकती है। तो इसका पॉइंट 1 कहता है कि केस का खर्च चुकाने मतलब मुकदमा चलाने में जो जायज खर्चा आया है उसे पूरा करने के लिए। इसका पॉइंट भी कहता है कि जिस व्यक्ति को उस अपराध के कारण कोई चोट, शारीरिक या आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसे जुर्माना देने के लिए जिसके लिए वह सिविल कोर्ट में दावा कर सकता है। इसका पॉइंट सी कहता है कि मौत होने पर परिवार को मुआवजा मतलब अगर अपराध में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या हत्या का उकसावा दिया गया हो तो घातक दुर्घटना अधिनियम 1955 के तहत मृत व्यक्ति पर आश्रित परिजनों को मुआवजा देने की। ठीक है। पॉइंट डी कहता है इसका कि निर्दोष खरीदार को मुआवजा मतलब अगर चोरी, गबन, धोखाधड़ी या चोरी का सामान बेचा गया है और पुलिस वह सामान असली मालिक को वापस दिला देती है तो जिस भोले वाले ग्राहक मतलब सद्भाव पूर्वक क्रेता ने बिना जाने वह सामान खरीदा था उसके हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्लोज 2 के बारे में। यदि जुर्माने से मामले में किया जाता है जो अपीलनीय है तो ऐसा कोई समुदाय अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीच जाने से पहले या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है तो उसके निश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर इस फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत में अपील की जा सकती है तो जब तक अपील करने का समय पूरा न हो जाए या अपील दाखिल होने पर उसका फैसला न आ जाए तब तक पीड़ित को मुआवजे की रकम का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में निर्दिष्ट है। इसका क्लोज 3 कहता है कि अगर कोर्ट अपराधी को ऐसी सजा देती है जिसमें जुर्माना शामिल नहीं है, जैसे केवल जेल की सजा, तब भी फैसला सुनाते समय कोर्ट अपराधी को यह आदेश दे सकती है कि वह पीड़ित व्यक्ति के नुकसान की भरपाई के लिए एक तय रकम
मुआवजे के रूप में सीधे दें। ठीक है, अब क्लोज 4 की बात करते हैं। इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा, यहाँ उच्च न्यायालय या शासन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। इसका क्लोज 4 कहता है कि मुआवजा देने का यह आदेश केवल मुख्य मुकदमा सुनने वाली अदालत ही नहीं बल्कि अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय पुनरीक्षण शक्तियों का इस्तेमाल करते समय दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 5 के बारे में। उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है हिसाब में लेगा। इसका क्लोज 5 कहता है कि अगर पीड़ित व्यक्ति बाद में उसी मामले को लेकर अलग से सिविल कोर्ट में मुआवजे का दावा मतलब सिविल सूट ठोकता है तो सिविल कोर्ट इस धारा 395 के तहत पहले से मिले मुआवजे की रकम को ध्यान में रखकर ही अतिरिक्त मुआवजा तय करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम। पीड़ितों का पुनर्वास सहायता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, क्लोज 1 प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। धारा 396 कहती है कि अपराध के पीड़ितों या उनके परिवारों को आर्थिक मदद मतलब मुआवजा और इलाज पुनर्वास प्रदान करने के लिए बनाई गई विशेष स्कीम से संबंधित है। तो इसका क्लोज 1 कहता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से एक फंडिंग योजना बनाएगी। इस योजना का मकसद अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को हुई हानि नुकसान की भरपाई करना और उनके दोबारा बसने या पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद देना है। ठीक है, कहते हैं इसके क्लोज 2 के बारे में। जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि जब अदालत किसी पीड़ित को मुआवजा देने की सिफारिश करती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह तय करेंगे कि पीड़ित को कितनी रकम मतलब मात्रा दी जानी चाहिए। ठीक है, अब इसके क्लोज 3 की बात करते हैं। यदि विचारण न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 395 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामले दोष मुक्ति या उन्मोचन में समाप्त होते हैं और पीड़ित को पुनर्वासित करना है वहीं वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि मुकदमा खत्म होने पर अगर जज को लगता है कि धारा 395 के तहत अपराधी से दिलवाया गया मुआवजा पीड़ित के पुनर्वास के लिए काफ़ी नहीं है या फिर आरोपी बरी हो गया है लेकिन पीड़ित को मदद की ज़रूरत है तो कोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण से मुआवजे की सिफारिश करेगी। अब बात करते हैं इसके क्लोज 4 के बारे में। जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई विचारण नहीं होता है वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगी। इसका क्लोज 4 कहता है कि अगर अपराध करने वाला भाग गया है उसका पता नहीं चला या उसकी पहचान नहीं हो सकी और कोर्ट में केस नहीं चल सकता तो पीड़ित या उसके घर वाले मुआवजे के लिए सीधे राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अर्जी दे सकते हैं। अब इसकी क्लोज 5 की बात करते हैं। उपधारा 4 के अधीन ऐसी सिफारिशों या आवेदन प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच करने के पश्चात 2 मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। इसका क्लोज 5 कहता है कि सिफारिश या आवेदन मिलने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण पूरे मामले की जांच करेगा और 2 महीने के भीतर जांच पूरी करके मुआवजा तय कर देगा। क्लोज 6 यथास्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के बाहर साधक से
अन्योन पंक्ति के पुलिस अधिकारी या समृद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष दिलाने जिससे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश कर सके। इसका क्लोज 6 कहता है कि पीड़ित के दर्द और परेशानी को तुरंत कम करने के लिए थाना प्रभारी SHO या संबंधित मजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र पर विधिक सेवा प्राधिकरण तुरंत यह आदेश दे सकता है कि पीड़ित को निःशुल्क फ्री इलाज चिकित्सा सुविधा दी जाए, कोई तुरंत आपातकालीन वित्तीय मदद दी जाए। यह मुआवजा अलग से अतिरिक्त होगा। ठीक है, तो 7 इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा सर्वे प्रतिगत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65, 70, 124 की उपधारा विक्रेता को मानेगा संयोग किए जाने के अतिरिक्त होगा। इसका क्लोज 7 कहता है कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जाने वाला मुआवजा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65, 70, 120 के तहत अपराधी पर लगाए जाने वाले जुर्माने की रकम से बिल्कुल अलग और अतिरिक्त होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 397 पीड़ितों का उपचार। सभी लोग प्राइवेट अस्पताल चाहे वे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 71, 124 की उपधारा 1 के अधीन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 4, 6, 8, 10 के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को अस्पतालों के दायित्व है पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना। उपचार पूरी तरह निःशुल्क होगा। ऐसी घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। यह नियम सभी सरकारी, प्राइवेट, लोक अन्य सभी अस्पतालों पर लागू होंगे। पुलिस को सूचना, ऐसी घटना की सूचना पुलिस को तुरंत दे। सेक्शन 397 कहता है कि गंभीर अपराधों जैसे बलात्कार, एसिड अटैक, यौन शोषण आदि के शिकार पीड़ितों को बिना किसी कागजी देरी या पैसे के तुरंत मुफ्त डॉक्टरी इलाज मिल सके। इसके बारे में धारा है, उसमें कहा गया है कि चाहे अस्पताल सरकारी लोग हो या प्राइवेट निजी हो, चाहे उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, नगर निगम, स्थानीय निकाय चला रहे हो या कोई अन्य व्यक्ति मालिक हो, यह कानून भारत के हर छोटे बड़े अस्पतालों पूरी तरह लागू होता है। कौन कौन से अपराधों के पीड़ित को यह सुविधा मिलेगी? जो भी सेक्शन हमने इस सेक्शन में पढ़ रहे हैं उन सभी के तहत पीड़ित व्यक्ति को इलाज मिल सकेगा। इलाज का कोई भी पैसा पीड़ित या उसके परिवार से नहीं लिया जाएगा। इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। इलाज शुरू करने के साथ ही अस्पताल प्रशासन उस घटना की जानकारी तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को देगा। डॉक्टर या अस्पताल का फर्ज है कि वह पीड़ित को संभालते ही पुलिस को फोन या लिखित रूप से सूचित करे कि ताकि पुलिस मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर सके और पीड़ित का बयान दर्ज करे। अब बात करें सेक्शन 398 साक्षी संरक्षण स्कीम। प्रत्येक राज्य सरकार साक्ष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए साक्षी संरक्षण स्कीम तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी। साक्षियों को धमकी, भय और दबाव से सुरक्षा देना, आवास पहचान, गोपनीय सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा या अन्य सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना, पहचान बदलना या स्थानीय परिवर्तन उपाय करना, न्याय दिलाने की प्रक्रिया में साक्ष्यों का सहयोग करना। इसका मुख्य उद्देश्य साक्ष्यों को सुरक्षित वातावरण देना ताकि वे बिना डरे के न्यायालय में सत्य बोल सके और न्याय प्रक्रिया में सहयोग कर सके। सेक्शन 398 कहता है कि अदालत में सच बोलने वाले गवाहों को किसी भी तरह के खतरे या डर या दबाव से बचाया जा सके ताकि न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष और मजबूत बनी रहे। तो सेक्शन कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के गवाहों की सुरक्षा के लिए एक आधिकारिक साक्षी संरक्षण स्कीम तैयार करेगी और उसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित करेगी। गवाह को किसी भी प्रकार की धमकी, डर या हिंसा, दबाव से सुरक्षा देना। ठीक है, गवाह का घर या पता सुरक्षित रखना, उसकी असली पहचान छिपाना और जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखना। गवाह को व्यक्तिगत रूप से पुलिस सुरक्षा या अन्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। गंभीर मामलों में गवाह का नाम, पहचान बदलना या उसे किसी
अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करें। अदालत तक पहुंचने और गवाही देने की प्रक्रिया को गवाह के लिए पूरी तरह सुरक्षित और आसान बनाना है। ठीक है, इस धारा का मुख्य उद्देश्य गवाह को ऐसा सुरक्षित माहौल देना है जिससे वह बिना किसी भय, लालच, दबाव के अदालत में निडर होकर सच बोल सके और न्याय प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग दे सके। अब बात करते हैं सेक्शन 399 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। क्लोज 1 जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार करता है, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता है यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, तो वह मजिस्ट्रेट अधिनिर्णय दे सकेगा कि ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि वे के लिए 1000 रुपये से अनधिक इतना प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। ऐसे में गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समय की हानि और वे के लिए 1000 रुपये से अनधिक इतना प्रतिकर दिया जाएगा जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा। सेक्शन 399 कहता है जहां कोई व्यक्ति किसी रंजिश या झूठी शिकायत के आधार पर पुलिस से किसी बेगुनाह को गिरफ्तार करवा देता है, ऐसे में कानून पीड़ित व्यक्ति के समय और नुकसान की भरपाई करवाने का अधिकार देता है। तो इसका क्लोज 1 कहता है जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करवा देता है, यदि केस की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कराने का कोई पर्याप्त जायज आधार नहीं था, तो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति के समय के नुकसान और कानूनी खर्च व्यय की भरपाई के लिए अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना प्रतिकर तय कर सकता है। यह रकम छोटी निराधार शिकायत करके गिरफ्तार करवाने वाले व्यक्ति को ही देनी होगी। ठीक है, अब बात करें क्लोज 2 के बारे में। ऐसे मामले में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के उसी रीति से 1000 रुपये से अनधिक इतना प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकेगा जितना ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर उस झूठी शिकायत के आधार पर एक से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग 1000 तक का मुआवजा दिलाने का आदेश दे सकता। मान लो 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, तो इन तीनों को अलग अलग 1000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा बाद में अगर ये निर्दोष पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा मजिस्ट्रेट आदेश देगा। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित समस्त प्रतिकर ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो वह जुर्माना, और यदि वह ऐसे वसूल नहीं किया जा सकता है तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वह दंड देता है 30 दिन से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट निर्देशित करे सादे कारावास का दंडादेश दिया जाएगा जब तक कि ऐसी राशि उससे पहले न दी जाए। इसका क्लोज 3 कहता है कि इस धारा के तहत तय की गई मुआवजे की रकम को ठीक वैसे ही वसूला जाएगा जैसे कोई जुर्माना वसूला जाता है। मतलब यदि शिकायतकर्ता वह मुआवजा राशि नहीं देता है या उससे वसूल नहीं की जा पाती है तो मजिस्ट्रेट उसे अधिकतम 30 दिनों तक की सादा कारावास की सजा दे सकता है। ठीक है, अगर वह व्यक्ति 30 दिन पूरे होने से पहले राशि का भुगतान कर देता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 400 के बारे में। असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। क्लोज 1 जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई परिवार न्यायालय में दिया जाता है तब यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी कर देता है तो वह अभियुक्त पर आरोपी शास्ति के अतिरिक्त उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह परिवादी को अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चे पूर्णत या अशंत दे, और यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि उसे देने में चूक करने पर अभियुक्त 30 दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा, और ऐसे खर्चे के अंतर्गत आदेशी का फीस, साक्षियों और अभियोक्ताओं की फीस के संबंध में किए गए कोई व्यय भी हो सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे। धारा 400 कहती है कि उन मामलों छोटे या कम गंभीर अपराध से संबंधित है जहां शिकायतकर्ता खुद अदालत जाकर केस दायर करता है। यदि आरोपी दोषी पाया जाता है तो अदालत आरोपी को शिकायतकर्ता के केस लड़ने में हुए खर्चे की भरपाई करने का आदेश दे सकती है। तो इसका क्लोज 1 कहता है कि जब किसी असंज्ञेय अपराध नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस की शिकायत परिवार सीधे अदालत में दी जाती है, अदालत केस की पूरी सुनवाई करती है और अंत में आरोपी मतलब अभियुक्त को दोषी ठहराती है।
आरोपी को मिलने वाली मुख्य सजा के अलावा अदालत उसे यह आदेश दे सकती है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा केस में किए गए खर्चों को पूरी तरह या आंशिक रूप से चुकाए। समन या वारंट जारी करने का खर्च देगी, गवाह को बुलाने या उनके आने जाने का खर्च देगी, वकील की फीस देने का खर्च देगी, ऐसे कोई भी कानूनी गति जिन्हें न्यायालय सही समझे। यदि आरोपी यह खर्चा देने में चूक करता है या मना करता है तो उसे अधिकतम 30 दिनों तक की सादे कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लोज टू के बारे में। इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। इसका क्लोज टू कहता है कि यह आदेश केवल केस की पहली सुनवाई करने वाली अदालत ही नहीं बल्कि ये कुछ अदालतें भी दे सकती। पहला हो गया अपील न्यायालय, जब मामले की पहली सुनवाई की जा रही हो। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय, जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहे हो। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असंज्ञेय मामले में जिस व्यक्ति को अदालत आकर न्याय पाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े, आरोपी के दोषी साबित होने पर उसके खर्चों की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 400 धाराएं कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।